नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यंग इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आज गुलाबी नगरी से यंगस्तान की आवाज को आपके सामने ला रहे हैं। युवाओं की 2019 में नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, वो अपने सपनों के भारत को आखिर कैसा देखना चाहते हैं, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम जयपुर के आईपीएस कॉलेज कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची। जयपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जयपुर शहर सीट और जयपुर ग्रामीण सीट। जयपुर शहर सीट पर इस बार मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा का मुकाबला कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल से होगा, जबकि जयपुर ग्रामीण सीट पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा पुनिया के बीच है। वर्तमान सरकार और सांसद के कार्यकाल को लेकर जयपुर के नौजवान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ललित वर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया में। आज हमारा कारवां पहुंचा है आईपीएस बिजनेस कॉलेज के अंदर और यहां पर यूथ की राय जानने के लिए हम पहुंचे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और देश में सबसे ज्यादा संख्या है युवाओं की। देश में तकरीबन 53% से ज्यादा जो संख्या है वह यूथ की है और यूथ किसी भी पार्टी का भाग्य विधाता होता है, क्योंकि वो ही तय करता है कि सत्ता में किसको काबिज होना है। हमारा पहला सवाल कि 2019 में वह कैसी सरकार चाहते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मुझे 2019 में मोदी सरकार जैसी सरकार चाहिए, क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं और वो आगे भी निकालते रहेंगे, तो मुझे वही वैसी ही सरकार चाहिए। मुझे ऐसी सरकार चाहिए जिससे हमारा प्रॉपर विकास हो और सब सही रहे। पूरा विकास हो, ऐसी सरकार चाहिए आपको? सरकार चाहे जैसी भी आए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, देश की गरीबी कम होनी चाहिए और जो फैसिलिटीज हमें अर्बन एरिया में मिलते हैं वो मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण एरिया में भी जो लोगों को नहीं मिलती है वो मिले। और सबसे जरूरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी माताएं और बहनें हैं उनके लिए सबसे जो कड़क से कड़क नियम बनाने चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए, वो लागू भी होने चाहिए। जो महिला सुरक्षा है उसको ध्यान में रखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए। आप? बेसिकली वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए और बैकवर्ड एरियाज को प्रमोट करना चाहिए, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और यूथ प्रोग्राम्स होने चाहिए। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनका विकास करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, आपको 2019 में किस तरह की सरकार चाहिए? मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो भी इंडिया का लेवल है, इंडिया को लोग ग्लोबली जानने लगे, पहचानने लगे, वो मेंटेन रहे और वो बढ़ता रहे। इनकी उम्मीदें भी जान लेते हैं कि सरकार चाहे कोई सी भी बने, लेकिन इनको क्या उम्मीदें रहेंगी, किस उम्मीद के साथ ये यूथ है वह वोट करने पहुंचेगा। पीछे कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे जानना चाहेंगे किन उम्मीदों के साथ आप मतदान करने पहुंचेंगे। हम ये उम्मीद लेके पहुंच सकते हैं कि आगे जो सरकार आने वाली है वो आए और हमारा देश का डेवलपमेंट करे, एजुकेशन फील्ड में, हर एक फील्ड में सब जगह डेवलपमेंट हो, तभी उसी पॉइंट को लेकर सब जाके इलेक्शन में वोट करने जाए। सर, सबसे पहले तो आरक्षण खत्म हो, सबसे पहले ये सबसे बड़ी उम्मीद है कि आरक्षण खत्म हो। सर, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है अभी इस समय चुनाव माहौल में, और विकास ही होना चाहिए। मतलब कि जो पिछली सरकार, जैसे कि कहते हैं कि उन्होंने 50 साल या कुछ ऐसी सरकार थी जिन्होंने 50 साल आई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतना विकास नहीं करा जितने पिछले 5 सालों में हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो देश है अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम अभी आने वाले टाइम में वो विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए और हमारे जो देश की सीमा पर जो सैनिक खड़े हैं, वो जो जवान है, उनकी सुरक्षा का और हमारे जो पूरे भारत में जितनी भी औरतें हैं उन सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। आपसे जानना चाहेंगे किन उम्मीदों के साथ आप मतदान करने पहुंचे? मेरी यही उम्मीद है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वुमेन सेफ्टी होनी चाहिए और ज़्यादातर लोग मतलब वुमेन सेफ्टी को लेके सही से नहीं सोचते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इस तरीके से सोचे और एक्शंस ले ताकि वुमेन सेफ रहे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए ताकि वह शहर और ग्रामीण का अंतर खत्म हो सके। कुछ हमारे साथी इधर भी खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या उम्मीदें रहेंगी, किन उम्मीदों के साथ आप मतदान करने जाएंगे? मेरी ये उम्मीदें रहेंगी कि एक तो एजुकेशन सेक्टर आगे इम्प्रूव करे, जो भी लूप होल्स हैं वो कम हो और एक बैलेंस डेवलपमेंट हो सके, रूरल अर्बन का गैप खत्म हो सके। तीसरा सवाल इनके बीच में लेके चलेंगे, सपनों का भारत
इनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। सपने देखना सभी का अधिकार होता है, सब अपने लिए बहुत सपने देखते हैं, लेकिन भारत के लिए किस तरह का ये सपने देखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आपके सपने का भारत कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि जब अभी तक हमारे यहाँ विकासशील देशों के बीच में मेरा भारत, मैं ये सोचती हूँ कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए जो विकसित देशों के बीच में है। विकसित देश बने आप? सर मेरा भी यही मानना है कि हमारा देश वीटो पावर में आना चाहिए, जिससे हमारे देश में किसी प्रकार की बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, जिसके कारण युवा भी इसी मुद्दे को उठाते हैं। तो मेरे ख्याल से देश को बेरोजगारी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी पे सबसे ज़्यादा ध्यान, सभी की जो आवश्यकताएं हैं वह रोज पूरी हों। आप? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा किसानों पर और आर्मी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि विकास सबसे ज़्यादा गांव में तो हो नहीं रहा, और किसान जो है जो मतलब उनके जो भी अनाज वगैरह मतलब होते हैं उनकी कीमत होती है वो कम कर देते, कभी ज़्यादा हो जाती है। पहले कांग्रेस थी तब उनकी वैल्यू मतलब कम कर दी थी, जैसे मोदी आने के बाद में मतलब वेट वगैरह मतलब जीएसटी वगैरह निकाल के मतलब किसानों को ज़्यादा दबा दिया गया है। सर जो सोने की चिड़ी जो टाइटल था वो भारत को वापस मिल जाना चाहिए। अगर वो सर टाइटल मिल जाएगा भारत में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सर जो ये नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ एक राज्य साफ सुथरा हो, भारत के सभी राज्य एक ही से साफ सुथरे होने चाहिए, सबका नाम फर्स्ट रैंक पे आना चाहिए, कि सारे पूरा इंडिया फर्स्ट रैंक पे है साफ सुथरे होने में। सर महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, ज़्यादा जरूरी है। आप? शहरी और ग्रामीण विकास दोनों का बैलेंसिंग रहना चाहिए। लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं, ये बंद होना चाहिए। कृषियों का अपने किसानों का जो कर है वो कम होना चाहिए। अभी राहुल गांधी की ठीक है अच्छी सोच थी, वो 72,000 रुपये सालाना, पर वादे करने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ करना हो तो किसानों के लिए और प्लस मिलिट्री वालों के लिए भी कुछ करना चाहिए। मेरा चौथा सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इनको एक दिन का प्रधानमंत्री बना देते हैं। एक दिन के प्रधानमंत्री बनाने पर ये वो कौन से काम हैं जो करेंगे जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके? एक दिन काफी कम है, लेकिन फिर भी आपको एक दिन दिया जा रहा है। अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? फीमेल के सिक्योरिटी पर फोकस करूंगा, महिला सुरक्षा को लेकर। आप? कि जो रेपिस्ट हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि और कोई वैसा काम करने का सोचे भी ना। आप लोगों से जानना चाहेंगे, पीछे मेरे कुछ दोस्त हैं जो छुप के खड़े हुए हैं, हम उन तक खुद जाते हैं। आप? जाति भेद को हटाना चाहिए सबसे। सर अभी जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि काला धन बहुत है, तो ये जो देश की गंदगी है सबसे पहले वो खत्म करूंगा मैं। ये सब गठबंधन में क्यों आए? इसीलिए आए कि हम साथ जुड़ के एक साथ सत्ता में आए। कैशलेस इंडिया हो जाए और टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो जाए। बैकवर्ड एरियाज में भी मतलब लोगों को अवेयरनेस हो कि सारी चीजों के रिगार्डिंग। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, अब इनको सांसद चुनना है, अपने सांसद को रिपीट करना है या किसी नए को मौका देना है, ये सवाल इनके बीच में लेके पहुंचेंगे। इनसे जानना चाहेंगे कि आप अपने सांसद से कितना खुश हैं, क्या आप उसे रिपीट करना चाहते हैं या बदलाव? मैं अपने सांसद से बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने जन व्यवस्था और आरक्षण वगैरह फिर काफी ध्यान दिया है। आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, मैं बिल्कुल अपने सांसद रामचंद्र जो बोरा जी हैं उनसे बिल्कुल प्रभावित हूँ, क्योंकि उनने जो भी अभी अपने जयपुर में जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और जो हो रही हैं उनने बहुत अच्छा किया है, और मैं चाहूँगा कि आगे वो ही बने। आप लोगों से जानना चाहेंगे। यस बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक छोटे से गांव से हूँ, राजाखेड़ा गांव से। करौली जो एरिया है वहाँ के मेरे सांसद हैं। बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं वहाँ पर भी, लेकिन जो होता है विकास जो चाहिए, वो रियल विकास जो चाहिए वो ग्रामीण क्षेत्रों में चाहिए, जो जिसकी बहुत कमी है आज के टाइम पर। तो मैं चाहूँगा कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो वर्किंग करना है वो वर्किंग एरिया है जो रूरल एरियाज में पानी की किल्लत जो होती है वो बहुत बड़ी कमी हो गई है वहाँ पर। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप अपने सांसद को कितने मार्क्स देते हैं आपकी कसौटी? सर मैं अपने सांसद को 9 out of 10 देना चाहूँगा। 9 देंगे। आप? 5। इधर भी हैं हमारे साथी, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप? 7 नंबर। सर 5 नंबर। सर 6 out of 10। 6 out of 10। क्यों? सर क्योंकि उन्होंने जितना काम बोला था उसमें से लगभग 30 से 40% वर्क हुआ है, और अभी भी वो सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज पे वर्क करना चाहते हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम बोला था। अभी उनके पास कोई न्यू चीज नहीं है कि हाँ अभी ये करूंगा या ये करूंगा। ये बेरोजगारी और विकास तो कभी विपक्ष ने सोचा ही नहीं है कि ये मुद्दे भी है हमारे। इस बार बीजेपी ने कुछ नया मुद्दा लेके आई है कि मैं भी चौकीदार हूँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम इन युवाओं के बीच में पहुंचे हैं हमारे अगले सवाल लेकर, और इन युवाओं से जानेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उनको लेकर ये क्या सोचते हैं। मेरा पहला सवाल है कि इस चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहेगा या स्थानीय मुद्दे? राष्ट्रवाद का मुद्दा, क्योंकि हम राष्ट्र से ताकतवर होंगे तो स्थानीय मुद्दे तो हम थोड़ा आगे भी देख सकते हैं, पर पहले हमें राष्ट्र को मजबूत करना है। क्योंकि जैसे हमारे देश में जैसे अभी पुलवामा हमला हुआ है कुछ दिन पहले, तो उसका मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ऐसे ही हमारे देश को आज जो चौथे नंबर पर हमारा देश है, हम चाहते हैं कि हमारा देश आज आगे जाके एक पहले नंबर पे आए। सर दोनों होने चाहिए। राष्ट्रवाद मतलब इस बार ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि काफी परेशान कर चुका है पाकिस्तान, काफी हरकतें कर चुका है, बाद में एक्सेप्ट नहीं करता है अपनी चीजों को, तो वो एक प्रॉब्लम है, वो बहुत सॉल्व करनी बहुत जरूरी है। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा ही हावी रहेगा, क्योंकि देश स्थानीय मुद्दों पर बहुत कम विचार रखता है। और जो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे MLAs, MPs जो है वो स्थानीय मुद्दों पर बहुत पहले से पर ध्यान दे रहे थे और अभी भी ध्यान दे रहे हैं, और वो निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि वो अपना किस तरह से बेहतर विकास करें। तो स्थानीय मुद्दों को साइड में रखते हुए हम इस बार राष्ट्रवाद को सोचेंगे। सर मेरा मानना है कि सरकार हमसे बनती है और हम जो सोचते हैं वो मुद्दे बनते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, हम सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा है, तो वो मुद्दा है, वहाँ पे से सरकार बात करती है। यही चीज अभी फिलहाल बातें तो यही सारी चल रही हैं, स्थानीय मुद्दों की ही चल रही है, हावी वही बातें हैं। लोग प्रूफ मांग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि डील्स हमें दिखाओ, तो चल तो हमारा स्थानीय मुद्दा ही रहा है। होना राष्ट्रीय मुद्दा चाहिए, चल स्थानीय मुद्दा रहा है, तो इस पे हमारा देश अटका हुआ है। दोनों को समांतर लेके चलना पड़ेगा। राष्ट्रीय इसलिए क्योंकि वो स्थानीय से मिलकर बना है। स्थानीय छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनको सॉल्व करना भी जरूरी है। वैसे ही राष्ट्रीय मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। जो कह सकते हैं कि टैगलाइन जोरों पर है कि मैं भी चौकीदार हूँ और मैं भी बेरोजगार हूँ। ये मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा असरदार है? सर मैं भी चौकीदार हूँ ज्यादा असरदार है, क्योंकि सर जब मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे मैं भी चौकीदार हूँ आगे लगा दिया था, तो उसके कुछ ही मिनटों बाद काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने नाम के आगे मैं भी चौकीदार लगा दिया था। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं भी बेरोजगार ये तो काफी टाइम से चला रहा है, हर चुनाव का मुद्दा यही रहता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कुछ नया मुद्दा लेके आई है कि मैं भी चौकीदार हूँ। और ये मुद्दा उन्होंने जो अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी उन्हीं से पकड़ा है, क्योंकि राहुल जी है जो हर टाइम मोदी जी को ऐसा बोलते हैं कि देश का चौकीदार। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं भी चौकीदार है वाला मुद्दा ही ज्यादा। जी बिल्कुल, बीजेपी और इसका जो स्ट्रेटेजी है थिंक जरा हटके, मतलब जो सब लोग सोच रहे हैं वो तो सोच ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। तो इस बार भी सबसे ज्यादा असरदार है मैं भी चौकीदार। सर मैं भी चौकीदार हावी है, क्योंकि सर मैं भी बेरोजगार में उतना दम नहीं है सर। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की थी जिससे आप आपका न्यू स्टार्टअप बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो। उसकी प्रोसेस को उन्होंने बहुत लूज कर दिया या फ्लेक्सिबल कर दिया, आप बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो यूथ फिर इसके लिए क्यों मतलब इंतजार कर रहा है कि उनको जॉब मिलेगी? अगर कोई जॉब देने वाला होगा ही नहीं तो जॉब आएगी कहाँ से? ऊपर भगवान तो आके देगा नहीं, जॉब कोई तो देने वाला होना चाहिए ना। सर जो मैं भी चौकीदार हूँ वाली बात सबसे पहले शुरुआत हुई कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने आरोप लगाया चौकीदार चोर है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे काफी अभी ये चल रहा है मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। भी सर सब मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, सब उनके काम को देख रहे हैं। जो यूथ है वो किसी पार्टी को नहीं देखता है, वो काम को देखता है। क्या इस बार विकास के मुद्दे गौण हो गए हैं इन लोकसभा चुनाव में? विकास एक्चुअली इंडिया में ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज नाम के अकॉर्डिंग चलती है। बीजेपी, सब लोगों का बस यही मेंटालिटी कि बीजेपी हर बार आ रही है तो इस बार भी बीजेपी ही आए। ये नहीं सोचते, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो चेंज करना चाहिए ताकि नई चीज़ आए, यूथ को रखना चाहिए ताकि और उसमें डेवलपमेंट आए, न्यू आइडियाज आए। नए आइडियाज के लिए यूथ को ज्यादा से ज्यादा। आपको क्या लगता है विकास के मुद्दे गौण हो गए हैं इस लोकसभा चुनाव में? विकास तो हर पार्टी करती है, पर जो विकास नहीं हो पा रहा, जो पहले वो चुनाव से पहले बोलती है वो विकास करना है, वो विकास नहीं कर पा रही। सर विकास तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो खाली ये चल रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे जा रही है। अभी तक ये चल रहा है, विकास पर कोई नहीं ध्यान दिया जा रहा। विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक पार्टी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
बताइए। जैसा कि आपने बोला कि विकास के लिए बात मतलब खत्म होती जा रही है और वाकई में यही हो रहा है। आजकल होता क्या है चुनावों के अंदर कि हम लोग विकास का मुद्दा छोड़कर हम पॉलिटिकल पार्टीज जो करती हैं वो क्या करती हैं, स्थानीय मुद्दा लेके बैठ जाती हैं कि हमें कास्टिज्म करनी है, हमारी जो मतलब जॉब सिक्योरिटी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब मुद्दों को लेके बैठ जाती है। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है, हमें करना है बेसिकली डेवलपमेंट। यही रीजन है, इन्हीं टॉपिक्स के चक्कर में आज अगर हमारा देश विकासशील है तो आगे भी विकासशील है। अगर ये सब मुद्दा खत्म नहीं हुआ और विकास के लिए हमने सोचा नहीं बिल्कुल भी, तो हमारा देश जैसे विकासशील है आगे भी विकासशील रहेगा, कभी विकसित देश नहीं बन पाएगा। जब तक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा देश सिर्फ विकासशील ही रहेगा। मोदी सरकार के जो कार्यकाल है वह इनकी कसौटी पर कितना खरा उतरा है, आपसे जानना चाहिए। सर मोदी सरकार जो है सर काफी खरी उतरी है, क्योंकि सर जो युवाओं को चाहिए था, जो लोगों को चाहिए था, उनको सब मिल रहा है। आर्मी को जो लोग चाह रहे हैं आर्मी को मिला है, किसानों को साथ दे रहे हैं मोदी जी। और सर आम जनता की भी जितनी भी समस्या है वो सारी सॉल्व हो रही है। और सर सबको रोजगार मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है। सर सबका विकास हो रहा है। आप मैं इस पे बोलना चाहूँगा, ऐसा सच नहीं है। जो सभी को मतलब रोजगार सभी को नहीं मिल रहा है। काफ़ी लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी घर पे बैठे हुए हैं अभी, या फिर जिनको जॉब मिलता है तो फिर वो इंडिया में नहीं करना चाहते, बाहर जाके करते हैं दूसरी कंट्री में। तो मैं इस चीज़ पे नहीं बोलूँगा। आप मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इन 5 सालों में। उनने रोजगार बढ़ाने की बहुत कोशिश करी है और उन्हें डिफेंस में इम्प्रूव किया है तो देखा जाए, और वो तो इम्प्रूव करेंगे और उनको एक और मौका देना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने 5 सालों में जो किया है कि वो पिछले साल 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं कर पाई है, क्योंकि उन्होंने जो भी मिलिट्री के लिए थी उनके लिए सबसे ज़्यादा किया है। युवाओं के लिए भी बहुत काम किए हैं, मतलब गाँवों के लिए भी, मतलब सबके लिए उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि किया नहीं है। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट 5 साल के लिए एक बार मोदी सरकार वापस आए। बीजेपी और कांग्रेस में विचारों की लड़ाई है या सत्ता की? बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही तरफ से विचारों की और सत्ता दोनों की ही लड़ाई है। किसी एक पे नहीं बोल सकते कि सत्ता की लड़ाई है, सत्ता की या विचार की? जी बिल्कुल, दोनों तरफ से दोनों ही चीजों की लड़ाई है। एक तरफ से विचारों की है और उनकी भी। विचार और सत्ता दोनों की लड़ाई है। आप सत्ता की लड़ाई है। सत्ता की लड़ाई है। आप विचार और सत्ता दोनों की लड़ाई है। एक तरफ सत्ता के लिए गठबंधन हो रहा है तो दूसरी तरफ विचारों की लड़ाई भी है। सत्ता और विचार, जी बिल्कुल, दोनों सत्ता और विचार दोनों की ही लड़ाई है। और कभी कभार कुछ होता है और हमें कुछ और पता लगता है, लेकिन असल बात तो ये है कि सत्ता की ज्यादा लड़ाई है। जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहेगा कि मुझे इस मुद्दे पर वोट डालना है? ये रहेगा कि पहले हम ये सोचते थे कि सत्ता ज्यादा, मतलब सत्ता और विचार में से मतलब हम किसे प्रायोरिटी दें, बट मैं ये सोचती हूँ कि सत्ता ही ज्यादा। सर मेरे दिमाग में विचारों का मुद्दा रहेगा, क्योंकि सर विचार दोनों के अगर अलग अलग हैं तो जिसका ज्यादा पावरफुल विचार है हम उन्हीं को वोट करना चाहेंगे। सर एक्चुअली प्रोमिसेस तो दोनों करती हैं, बट जो प्रोमिसेस फुलफिल करे अपनी तो हम लोग उसी को वोट करेंगे। तो हम देखेंगे हमारी नीड्स क्या है, उस अकॉर्डिंग हम वोट करेंगे। सर मैं राष्ट्रवाद को देख के करूँगी। राष्ट्रवाद को देंगे। आप किसको देंगे? विचारों के साथ जो हम सबको जो प्रॉपर बेनिफिट्स और नीड्स को फुलफिल कर पाए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना मतदान। हम देखेंगे कि अभी आजकल हमें क्या ज़रूरत, ज़्यादा नीड सबसे ज़्यादा किसकी। जैसे हमें मोदी को अगर हमें देख रहे हैं कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे और हम कंपेयर करेंगे उसको कि जो उसके अपोजिशन में खड़ा है वो कितना काम कर सकता है, तो उनके बेसिस पे हम वोट करने जाएंगे। इन स्टूडेंट से जानना चाहेंगे, क्या वंशवाद की परिपाटी को आप देश के लिए खतरा मानते हैं? अभी क्या, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से ही कांग्रेस के मतलब जो भी वंश के लोग हैं वही राज कर रहे हैं, वही सत्ता पे बैठे हैं। जैसे अभी राहुल गांधी आ गए, मतलब किसी और को मौका ही नहीं मिल रहा, किसी भी न्यू कमर को मौका नहीं मिल रहा। सर वंशवाद से ज्यादा अच्छा अपनी क्वालिटी होती है, अगर योग्यता है तो इसको जिताना जरूरी होता है, ना कि वंश। आप? जी सर, वंशवाद का देखा जाए तो जैसे राहुल गांधी आए हैं, सब पूरी जनता जानती है कि वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं ना, अभी तक वो पीएम की पोस्ट पे आए हैं, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। हमें क्वालिटी या टैलेंट देखना चाहिए जो इनके लिए योग्य है। कांग्रेस में यही देखा गया है कि वंशवाद खतरा ही पैदा हुआ है। गांधी परिवार ही जब से चले आ रहा है पर उसमें कोई ऐसा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि बीजेपी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। आपसे जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वंशवाद खतरा है इंडिया के लिए। मतलब उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हों अगर आपके वंश में तो आप बिल्कुल आगे हैं, बट अगर ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं। मेरा अंतिम सवाल इनसे सभी से रहेगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वह कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहेंगे? बहुत तेजी से आपसे ये सवाल रहेगा, जवाब तेजी से जानना चाहूंगा कि कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे।
बहुत से मुद्दे हावी रहेंगे, जैसे कि बेरोजगारी हटनी चाहिए, महिला सुरक्षा और जो भ्रष्टाचार है वो हटना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को ये लोग नीचा दिखाते रहते हैं, ये सभी देख सकते हैं। जी, मैं देश की छवि के सपोर्ट में जाऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं देश की छवि सुधरी है पहले से, तो मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मुद्दा कौन सा हावी रहे? सर, मुद्दे तो रफेल हावी है, मुद्दे हावी है अयोध्या का, मुद्दा हावी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बन गई उसका, ये मुद्दे हावी है। बेरोजगारी और विकास तो कभी विपक्ष ने सोचा ही नहीं है कि ये मुद्दे भी है हमारे। राष्ट्रवाद और सुरक्षा को लेकर, आरक्षण और जातिवाद, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। सर, सुरक्षा और बेरोजगार, क्योंकि सर कांग्रेस का जब भी वो पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसका बेरोजगारी ही मेन मुद्दा रहता है, वो बेरोजगारी को ही लेके चलती है। राहुल गांधी जी खुद बोलते हैं कि मैं भी बेरोजगार हूँ। इनफैक्ट उन्होंने काफी टाइम अपना जो ड्रेस होती है उसका जेब भी स्टेज पे लोगों को निकाल के दिखाया है कि मेरा जेब भी फटा हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ज्यादा मुद्दा विपक्ष बेरोजगारी का ही लेगी। सर, सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो जातिवाद का रहेगा, क्योंकि आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सब केवल जातिवाद पे लेकर बैठ जाती हैं। दूसरी बात डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को ये बात नहीं पता है कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आई देश के अंदर, और जो जातिवाद के नाम पे ये चीजें हटाई जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं नींव तैयार कर रही है, देश के भविष्य एक तैयार कर रही है। जो भी नया युवा है वो अनएम्प्लॉयमेंट उसका जो भी है वो दूर हो जाएगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगी, और जो भी परेशानियां आ रही हैं देश के अंदर वो सब दूर हो जाएंगे। जब तक हम रोजगार के बारे में सोचते रहेंगे तब तक नौकरी के बारे में सोचते रहेंगे तब तक नौकर पैदा होंगे। जब नौकरी देने वाले बनेंगे तो स्टार्टअप करेंगे और अपनी एक कंपनी स्टार्ट करेंगे और 100 लोग को और नौकरी देंगे। इसी के साथ हमने इस कैंपस में जानी इन युवाओं की आवाज कि किस तरीके से 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों को ये देखते हैं, किन मुद्दों को हावी रखते हैं, भारत कैसा बने इसका सपना देखते हैं। इसके साथ ही जो इनकी उम्मीदें हैं उनको पूरी करने वाली सरकार ये चाहिए। आज हमने इस कैंपस में जाने इन युवाओं की आवाज, कल किसी अन्य कैंपस में जानेंगे यंग इंडिया की आवाज। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।